थोड़ा सा बाबा, ये जो गणितात्मक भाषा, गुणात्मक भाषा और कारणात्मक भाषा आप बताते हैं, इस पे थोड़ा सा। गणितात्मक भाषा वस्तु को गणना करने के लिए, ठीक बात है, तो आकलन के लिए। हाँ, तो उसमें तो नाप वाली बात है एक तरह से। वो तो क्या, सर्वेक्षण, लंबा चौड़ा, ठीक बात, ऊंचा, ये नापने के लिए। ठीक है, गति वगैरह, वस्तुओं का गिनती करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें गणितात्मक भाषा से रासायनिक भौतिक वस्तुओं का गणना किया जाता है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब गणना किया जाता है। ठीक बात, ये तो प्रैक्टिस में है। ठीक बात है, ठीक है। और गुणात्मक भाषा में मनुष्य की ये जो है ना, उद्भव विभव प्रलय में कैसे काम कर रहा है उसको गणना किया जाता है। उसकी गणना की जाती है। हाँ, गुणात्मक भाषा में भी एक प्रकार की गणना की संभावना है। अच्छा, अच्छा। तो क्या ये इतना कितना नाश किया, ठीक है, कितना उद्धार किया, ठीक है, कितना संभाल के रखा है, ठीक है, ऐसा गणना किया जाता है। ठीक है, कहता है ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्वभाव आता है। स्वभाव का कोई गणित नहीं पहुंचता। ठीक है, गणित पहुंचता नहीं। अभी इसमें भी पूरा नहीं पहुंचता है। गुणात्मक में इसमें भी जैसा वस्तु है, वस्तु का जो आकार जो होता है, आकार आयतन घन, तीन आयाम। आकार में जो लंबा चौड़ा जो है, इसको नापता है, इसका गणना करता है। घन को नहीं नापता पाता। घन जो है ना, ये मनुष्य का ज्ञान स्वरूप है। परंतु उसका नाप तो कर सकते हैं। इसके आधार पर इतना भार है। हाँ। ऐसा निकालते हैं। हाँ, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि उसके बाद हमको ही समझ में आता है कि ये चीज में कितना घनत्व है। भार जो है ना गणित में आता नहीं। अच्छा, भार गणित में नहीं आता, आप कह रहे हैं। इसका क्या मतलब? क्रिया में होता है। अच्छा, क्रिया में ज्ञान होता है। भार जैसा तराजू में रखते हैं, एक तरफ एक तरफ, उसको 1 किलो कहते हैं, 1 मन कहते हैं। वो जो ज्ञान जो है ना, वो मानव में है कि तौल में है? तौल में है। मतलब तौल में तो, वैसे तो तौल में तो कोई ज्ञान होने का बात ही नहीं है। हो गया। तो लंबाई चौड़ाई जो है, लंबाई चौड़ाई का नाप होता है। ठीक है। तो आप कह रहे हैं जो चीजें एकदम शुद्ध रूप में हमको अपनी इंद्रियों से पकड़ में आ जा रही हैं, वो शायद उधर ज्ञानेन्द्रियों के पकड़ में आता है। ठीक है। ज्ञानेन्द्रियों के पकड़ में ज्ञान भाग एक है, पार्थिव भाग एक है। दोनों के साथ होता है ज्ञानेन्द्रिय का काम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। उसके स्वभाव जो है ना, चार अवस्था क्या अलग अलग हो जाता है। है ना। और इसमें पदार्थावस्था में संगठन विघटन, प्राणावस्था में जो है ना सारक मारक, और जीवावस्था में क्रूर अक्रूर, मानव में जो है स्वभाव जो है ना, चार स्वभाव हो गया। जीव चेतना का या मानव चेतना? ठीक है, चेतना, चार चेतना विधि। बात ऐसा। तो अभी हमने बात की बाबा, एक तो बात हुई गणितात्मक भाषा की, एक बात हुई थोड़ी सी गुणात्मक भाषा की, कारणात्मक भाषा। कारणात्मक भाषा वही जो व्यापक वस्तु के आधार पर, माने सारे वस्तु क्रिया का कारण क्या है। जो सारा वस्तु मूलभूत में क्रिया का कारण कहाँ है, उसको शोध करना कुल मिलाकर के कारणात्मक भाषा। तो कारणात्मक भाषा में केवल ये सत्ता वाला मुद्दा मुद्दा ही आता है। और क्रिया में जो है ना, उस क्रिया का कारण क्रिया भी होते हैं। क्रिया का कारण में क्रिया भी होते हैं। कार्य ऊर्जा वाली जो बात है। हाँ, तो वो भी कारणात्मक भाषा में ही आएगा। भाषा में गणनीय है कि वो गुणात्मक में आएगा।
गुणात्मक कारणात्मक दोनों में होते हैं। अच्छा ठीक है, हाँ मतलब ये एकदम क्लियर डिवीजन नहीं है चीजें, वो कारणात्मक शुद्ध रूप में सत्ता ही है। ठीक है। तो बाबा जैसे ये एक शब्द ऊर्जा का स्रोत, कल एक ऐसा शब्द भी आपने बीच में, तो उसको स्रोत कहना ठीक है क्या? स्रोत व्यापक वस्तु को प्रकृति के लिए स्रोत है ऊर्जा का, स्रोत नित्य स्रोत है। जितना भी क्रिया करेंगे सत्ता तो बना ही रहता है। नहीं वो तो सत्ता में भीगा रहना बना ही रहता है। हाँ वो ठीक बात, स्रोत में ठीक बात है वैसे तो आप एक और लाइन लिखते हैं कि ये सत्ता के बारे में कि ये दबाव विहीन प्रभाव है। दबाव विहीन प्रभाव क्या चीज? सत्ता को आप बोलते हैं दबाव विहीन प्रभाव। दबाव और तरंग विहीन प्रभाव है। हाँ, प्रभाव क्या है? तो प्रभावित होने के आधार पर प्रभाव, प्रभावित करना के आधार पर प्रभाव नहीं है। तो वो खुद ही प्रभावित हो रहा है, इसी को प्रभाव का स्रोत माना जाए। तो ऐसा डिफरेंस क्यों करते हैं बाबा कि भाई जरूरी है ये देख पाना कि ये प्रभावित कर नहीं रहा, वो प्रभावित हो रहा है? तो सब जगह में लिख चुके हैं, आ चुका है प्रकारांतर से। नहीं तो ठीक है, उसको हाईलाइट किया जा सकता। नहीं मैं तो ये पूछ रहा हूँ, हम ये कैसे समझें कि ये प्रभावित कर नहीं रहा, वो प्रभावित हो रहा है, ये हम कैसे समझें? वही तो भीगे रहने से, भीगे रहने के आधार पर ही होता है। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। वो तो आपने उसकी मैकेनिज्म बता दिया, वो ठीक बात है कि भीगा हुआ है इसलिए प्रभावित हो रहा है। पानी भिगाने नहीं जाता, भीगने के लिए वस्तु जाता है। वहां तो एक्चुअली कुछ यहाँ कोई जाने आने वाला है। हाँ, यहाँ जाने आने वाला है नहीं, इसलिए वो भाषा तो उपयुक्त नहीं होता। तो बाबा इसी तरह से जो प्रतिबिंब है, रूप का जो प्रतिबिंब है, वो भी एक दबाव विहीन प्रभाव है क्या? वो तो दबाव भी प्रभाव भी नहीं है, वो तो प्रतिबिंब कहा जाता है, नाम है प्रतिबिंब। तो होने के बारे में ना तो उसका प्रभाव है ना पहचान का प्रभाव है। पहचान का एक स्रोत है, वस्तु को पहचानने का स्रोत है प्रतिबिंब। अभी जैसे कि परमाणु दूसरे परमाणु को पहचानता है, वो प्रतिबिंब के आधार पर है। पर बाबा मुझको तो ये लगता है कि परमाणु अंश को चुंबकीय बल के आधार पे भी पहचान, बल पर व्यवस्था में जीते हैं। अच्छा, पहचानते हैं पर प्रतिबिंब के आधार पर ही। तो मतलब जैसे दो परमाणु अंश काफी दूर हैं, तो उनपे एक दूसरे का प्रतिबिंब कितने दूर तक वो, थोड़ी दूर मान लीजिए, पहचान जो है ना प्रतिबिंब के आधार पर होता है। तो अब कार्य करना किसी दूरी के संबंध में होता है, निश्चित दूरी के संबंध में होता है। हाँ, दोनों में व्यवस्था की, दोनों परमाणुओं में व्यवस्था में होने की आतुरता रहती है। ठीक बात। उसके आधार पर परमाणु हो जाते हैं। उसका पूर्व रूप है स्पिन मोशन। वो तो ठीक है। उसके आधार पर वो व्यवस्था में होने की तृषा व्यक्त करते रहते हैं। वो देव हो जाते हैं। तो कहीं पर पास आ गए तो साथ हो गए, निश्चित अच्छे दूरी में हो जाते हैं। पर ऐसा तो नहीं है ना कि जैसे एक यहाँ है मान लीजिए और एक यहाँ है, अब इतनी दूरी पर हम ये कह रहे हैं कि भाई इनका इतना दूरी में वो एक दूसरे के संबंध स्थापित करते हैं, उनको पता है। वो तो ठीक है। तो जब इतनी दूर है और प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे। पास आ जाने के लिए तो चुंबकीय बल ही होना पड़ेगा। राइट, वही बात। तो बाई चांस अगर पास आ गए या धार बन गया, फिर वो साथ हो लेंगे। वैसे ही चुंबकीयता के क्षेत्र में आते हैं, तभी पास, तो तभी में होने की आवश्यकता बनता है। ऐसा बहुत साधारण काम है ये। तो बाबा अब जैसे एक परमाणु है यहाँ पर और एक अंश है जो उसका पार्ट नहीं है,
इस परमाणु का पार्ट नहीं है, कोई एक अंश है, तो वो अगर इसके किसी अंश के साथ एक धार बना लेगा, वो तो इनमें समा जाएगा। बस धार बनने से ही समा जाएगा। धार बनना समाने की ही है, एक दूसरे के पास में आने की ही है धार बनना। नहीं तो ऐसी कोई परिस्थिति आवश्यकता वहां उस एक और अंश परमाणु बनने की है, ये सब पे कोई डिपेंड, बस वो आया तो सट जाएगा। वो तो हो ही जाएगा भाई, उसी ढंग से तो अजीर्ण परमाणु भूखे परमाणु। अभी प्रकृति में परमाणु अंश के रूप में वस्तुएं होते हैं। हाँ वो तो ठीक बात है, ये बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, ऐसा आपने बताया है। वैसे सर्वाधिक कुचेष्टा जो है मानव का ही है, इसमें परमाणु अंशों के रूप में विखंडित करना। नहीं वो तो बाबा किसी भी धरती पर विकास क्रम के दौरान जब सभी तरह के परमाणु बनने हैं, वो तो निकलते बैठते भी रहते होंगे बिना मानव के। वो तो एक अलग चीज। हाँ वो एक आपकी बात, आपका मनुष्य का कोई काम नहीं है। हाँ ठीक बात, पर वो अव्यवस्था की ओर नहीं जाते, ये आप बात कह रहे हैं। हाँ, वो ठीक बात है, वो ठीक बात। प्रकृति में अव्यवस्था की ओर ले जाने की कोई जुगाड़ नहीं, टेंडेंसी नहीं है। हाँ। अव्यवस्था का सारा जुगाड़ मनुष्य के पास, जीव चेतनावश। तो बेसिकली कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी गणना होती है, और कुछ गुण ऐसे हैं जिनकी गणना नहीं भी होता है, जो स्वभाव के निकटवर्ती। हाँ बेसिकली तो वो क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव वाली बात कुछ है। ठीक कह रहे हैं, वही बात। कुल मिलाकर के ये जो सत्ता और प्रकृति का सहअस्तित्व जो है, हाँ, ये इसको बनाता है। कुल मिला के सत्ता में भीगे ना हो, वह हो ही नहीं सकता। भागना तो ठीक। बहुत बढ़िया है, ये टॉपिक ठीक है जी।